नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन तक लगा दिया गया है और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है पूरी तरह से देश को लॉकडाउन कर देना चाहिए। राहुल गांधी का ट्वीट ऐसे समय में आया है जब देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि इस समय कोरोना से निपटने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र उपाय है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने आगे लिखा कि समाज के कुछ तबकों को न्याय योजना का लाभ देकर पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, जिससे लोगों की जिंदगियां समय रहते बचाई जा सके। भारत सरकार का एक्शन ना लेना इस वक्त मासूम लोगों को मार रहा है। राहुल गांधी इससे पहले भी कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को अपने सुझाव देते आए हैं। राहुल गांधी ने एक बार यह कहा था कि लॉकडाउन सिर्फ कोरोना संक्रमण को कुछ समय के लिए रोकने में मदद करता है, उसे पूरी तरह से खत्म नहीं करता है। हालांकि इस बार उन्होंने खुद आगे बढ़कर पूर्ण लॉकडाउन लगाने की अपील की है। यह सच्चाई है कि देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वायरस को खत्म करने का समाधान लॉकडाउन ही है। जैसे कई राज्य अपने अपने स्तर पर लॉकडाउन या कर्फ्यू लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पिछले साल जिस तरह से देश में लॉकडाउन लगाया गया था, उससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ा था। कई लोग बेरोजगार हो गए थे, व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ था। तो इस बार सवाल यही है कि अगर लॉकडाउन है विकल्प, तो कैसे होगा आर्थिक कायाकल्प। इसी मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों के साथ आज करेंगे सबसे बड़ा अखाड़ा में चर्चा। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ सवाल आज के बता देते हैं आपको। सबसे पहला सवाल आज का हमारा यह है कि लॉकडाउन है विकल्प, तो कैसे होगा आर्थिक कायाकल्प। अर्थव्यवस्था को भी देखना है, लॉकडाउन अगर लगेगा यह भी चिंता सरकार के सामने है। दूसरा सवाल यह है कि क्या राज्यों में मिनी लॉकडाउन से नहीं घटेगा संक्रमण। जो मिनी लॉकडाउन कई राज्यों ने लगा रखा है, क्या वो कारगर साबित नहीं हो रहा है, इसीलिए पूर्ण लॉकडाउन की मांग उठ रही है। तीसरा सवाल यह है कि फुल लॉकडाउन की दरकार या बिना प्लानिंग के है सरकार के पास प्लानिंग क्या है। अगर लॉकडाउन लगता है तो रोड मैप क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन अगर लगेगा तो बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी, खासतौर पर देश की अर्थव्यवस्था। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो किस तरह से बेरोजगारी का दंश पूरे देश में फैला था, वो भी सरकार को देखना है। अगला सवाल यह है कि क्या इस वक्त देश में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है। हालात इतने खराब हो गए कि वाकई में पूरी तरह से पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत आन पड़ी है। आखिरी सवाल यह है कि फुल लॉकडाउन के बाद आर्थिक संकट से देश कैसे उभरेगा, ये अहम सवाल है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान अलग अलग पार्टियों से मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोनों मेहमानों का मैं रुख कर लेता हूं। अजय उपाध्याय जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी ने जिस बात को उठाया है कि पूरी तरह से अब एक ही विकल्प पूरे देश में बचा हुआ है, संपूर्ण लॉकडाउन देश को कर देना चाहिए। एक ये मांग पूरे देश से उठ रही है, जिस तरह से संक्रमण की दर फैलती भी जा रही है। आपका इस पर क्या मत है? देखिए, 2 चीजें हैं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है हमारे नेता ने, और जो बात कही है, यही बात कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी दिशा निर्देश समय समय पर आ रहा है कि लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। राहुल जी ने 2-3 बातें उस ट्वीट के माध्यम से कही है कि एक तो आप पूर्ण लॉकडाउन करें, समय का मांग है, अभी समय ऐसी, परिस्थितियां ऐसी है, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत जरूरी है। जब 4 लाख तक का प्रतिरोज का संक्रमण है, वैसी स्थिति में यदि लॉकडाउन नहीं हुआ और जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, कहीं ना कहीं श्मशानों में इतने लंबे लाइन है, इन परिस्थितियों में यदि पूरे चैन को तोड़ना है तो कुछ दिनों के लिए
सरकार रोड मैप बनाए, जो तकनीकी लोग हैं, जो इससे संबंधित लोग हैं, उनके विचार विमर्श को ले और फिर इस पर बात करें। दूसरी पॉइंट जो उन्होंने दूसरी बात रखी है कि इस दौरान जो लोगों की रोजी रोटी का सवाल है और जो प्रश्न है, आज उपाध्याय जी की आवाज नहीं मिल पा रही, उपाध्याय जी की आवाज नहीं मिल पा रही, उनके लिए कैसे जो है कहीं ना कहीं कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उनका जो है जीवन सुरक्षित रहे और चले। उसके लिए न्याय योजना जो हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया था, उसके आधार पर या उसी तरह का कोई और आधार सरकार अपनाए, जिससे कि कम से कम कैश डायरेक्ट ट्रांसफर उन गरीब लोगों के खाते में हो जाए। दूसरी बात, और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण उस पूरे में है, वो उन्होंने कहा है और ये सच्चाई है कि सरकार के इनएक्शन के कारण, सरकार के प्लानिंग नहीं होने के कारण एक तरह से जो लोग मर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन की कमी या बेड की कमी, अस्पताल की कमी, ये कहीं ना कहीं सिर्फ मौत नहीं है, ये हत्या है। सरकार इस पर ध्यान दे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ड्यूटी बनता है कि गरीब लोग, मजदूर लोग, सामान्य लोग, उनके जीवन की भी रक्षा हो। जैसा कि आपने प्रश्न भी शंकर जी आप रखा है आज कि यदि संपूर्ण लॉकडाउन होगा तो हालात क्या होंगे। सरकार को इतना मौका मिला था सिर्फ चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, और 80 सीटों के लिए आज 2,20,000 लोगों की जान पर खेल गई है। और आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। त्राहिमाम मचा हुआ है, अजय जी, पूरी तरह मौत का मंजर हर जगह फिर तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो मौतें हो रही हैं उसकी भी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। नहीं, ये तो पूरे देश में जो मौतें हो रही है इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि इनकी गलत नीतियों के कारण, गलत रिपोर्ट के कारण, जब ऑलरेडी एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दी थी कि इस देश में संक्रमण फैलने वाला है, फैलेगा, संसदीय समिति ने कहा था कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, तो ये उस समय अपना पीठ थपथपाकर और सौदागरी करके, वाकई सौदागर हैं ये, पूरे देश को बेचने का काम किया और ऑक्सीजन भी विदेशों में बेच दिया। जब देश के लोगों की आज सांसें रुक रही है, उस समय लगता है कि मौत के सौदागर की तो बात है। जब आप ये बात कह रहे हैं अजय जी, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि पहले से ही आशंका थी कि इस तरह से संक्रमण बढ़ेगा और ये परिस्थिति आएगी, तो राज्यों को भी इस बात का पता होगा। राज्यों ने केंद्र सरकार से मदद के लिए क्या सारी चीजें सेंट्रलाइज, क्या अवगत कराया था कि आप हमें चीजें मुहैया कराइए, आने वाले वक्त में हालात अगर खराब होंगे तो इसका जिम्मेदार आप होंगे। राज्य भी तो सोए हुए थे। नहीं, संसदीय समितियों ने, अब मैं तो राज्य के मामले में मैं भाजपा के राज्य को भी दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि राज्य की एक लिमिटेशन है, एक उसकी अपनी क्षमता है। जब केंद्र सरकार इस पूरे कोविड के प्रोटोकॉल को और कोविड के पूरे सिस्टम को सेंट्रलाइज की हुई है, और मैं तो कहता हूं कि सरकार सेंट्रलाइज जरूर करे, लेकिन कम से कम वहां तो एक्सपर्ट की राय मान ले। एक्सपर्ट ने कहा, हमने और आपने नहीं, एक्सपर्ट ने कहा कि देश में इस तरह के एक महामारी का संभावना फिर से पुनः आने वाला है लहर। संसदीय समिति ने कहा ऑक्सीजन की मात्रा को के लिए कोई ना कोई व्यवस्था कीजिए, हॉस्पिटल के लिए कीजिए। सरकार एक की नहीं सुनी, क्योंकि सरकार मदहोश थी, मदमस्त थी, सिर्फ बंगाल में अपनी राजनीति करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को बांटने के लिए। आज ये जो मौत हो रही है इसके लिए डायरेक्ट प्रधानमंत्री इस देश के जिम्मेवार है, उनको इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और लोगों के जान से खेलने का जो सियासत जिम्मेदारी तो सबको लेनी पड़ेगी। अजय उपाध्याय जी, जिम्मेदारी तो सबको लेनी पड़ेगी, ये हर किसी का फर्ज बनता है। इस समय डॉक्टर सुनील कौशिक जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अजय उपाध्याय जी ने जो बात कही उस पर आप टिप्पणी दीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही है, क्या आपको लगता है कि अब आखिरी विकल्प बचा हुआ है लॉकडाउन? परिस्थितियां इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि हाथ से निकल गया है, सिस्टम फेल हो गया है, सरकारें फेल हो गई है पूरी तरह से। अब एक आखिरी विकल्प, रामबाण का इलाज, पूरी तरह से देश में लॉकडाउन हो जाए तो परिस्थितियां बदलेंगी। राहुल गांधी की इस बात से, इस ट्वीट से आप सहमत हैं, इस बयान से? देखो, ये केंद्र सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया है संपूर्ण लॉकडाउन का, तो मुझे लगता है कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से लॉकडाउन नहीं लग सकता। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष यदि हम समीक्षा करेंगे तो मुझे लगता है ना लोगों के पास पैसा है, ना सरकार के पास पैसा है, और लॉकडाउन लगाने की स्थिति में यह देश आता है तो मुझे लगता है कि स्थिति बड़ा गंभीर होने का सवाल है, क्योंकि लोगों के पास न रोजगार है, न व्यवसाय है, और लॉकडाउन सीधा लगा दिया जाएगा तो लोग खाएंगे पिएंगे क्या? पिछले वर्ष जितना भी लोगों के पास था, हम लोगों ने जाके बात की है, लोगों से बात निकल के जितना भी था वो सब खर्च कर चुके हैं, न उनके अकाउंट में पैसा है, न घर में पैसा है। तो यदि लॉकडाउन सरकार लगाने का निर्णय लेती है तो देश की परिस्थितियां क्या होंगी, इस पे भी गंभीर विचार राजनीतिक दलों के नेताओं को करना पड़ेगा। दूसरी बात, कहीं न कहीं केंद्र सरकार से चूक हुई है, मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि जब 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई तो केंद्र सरकार बिल्कुल सो गई थी।
जिस तरीके से पिछली वर्ष हर हफ्ते 10 दिन में समीक्षा हो रही थी, कहीं ना कहीं बड़े निर्णय लिए जा रहे थे, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो चाहे राज्य सरकारों की तरफ से हो, लेकिन सारे राजनीतिक दल केंद्र सरकार सहित सारे चुनावों में लग गए और लगता है कि भूल गए। और जिस तरीके से वाई लूटने का काम केंद्र सरकार ने किया कि वैक्सीन अपने पड़ोसियों को देने का काम किया और जो पीठ थपथपाई जा रही थी कि हमने कोरोना पे काबू कर लिया, वो थोड़ा अच्छा नहीं रहा। ये केंद्र सरकार की जल्दबाजी का कदम था और तमाम राज्यों ने जिन लोगों के खिलाफ कोरोना काल में जो मुकदमे लगाए थे, प्रोटोकॉल तोड़ा था, उन लोगों से मुकदमे वापस लेना भी एक जल्दबाजी थी। क्योंकि इस बार आप देख रहे हो कि जहां जहां भी आंशिक लॉकडाउन है, लोग मानने को तैयार नहीं है। अब लोगों के दिमाग में ये चला गया है कि कहीं ना कहीं हम लॉकडाउन तोड़ेंगे, मुकदमे दर्ज होंगे तो राजनीतिक दल या जिन राज्यों में सरकार है वो वापस ले लेगी। तो एक जो खौफ था मुकदमों का वो निकल गया। वो एक जल्दबाजी का राजनीतिक निर्णय था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश को ले डूबा। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने तमाम निर्णय किए। यदि अक्टूबर में निर्णय किया कि 162-63 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, उसके बाद क्या समीक्षा की, केवल मुझे लगता है कि 32 या 37 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, 30 लगे हैं आसपास, 33 प्लांट लगे हुए हैं। तो ये आप बताइए कि जहां 162 प्लांटों का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया, वहां केवल 33 प्लांट लगे। दूसरा, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि 45 साल से ऊपर के जितने भी इस देश में लोग हैं, वो लगभग 30 करोड़ के आसपास के लोग हैं, उनका हम अगस्त तक पूरा टीकाकरण कर लेंगे। जब समीक्षा कर ली जाए तो मुझे लगता है कि 45 साल से ऊपर का तो आप अगले वर्ष तक भी नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके से स्थितियां चल रही हैं। दूसरा, आपने 18 साल से ऊपर के लोगों का निर्णय ले लिया, कि देश में लगभग 70 करोड़ के आसपास हैं। तो ये जल्दबाजी वाले कदम केंद्र सरकार ने उठाए हैं। उनको दिख रहा था कि वैक्सीन केवल 2 हमारे देश में है, उनकी उत्पादन क्षमता क्या है, किस तरीके से हम राज्यों को पहुंचा पाएंगे, उपलब्ध करा पाएंगे। यदि वो स्थितियां हमारे पास नहीं थी तो ये कदम सरकार को नहीं उठाने चाहिए था, ये घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा, जहां हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर रहा है, बार बार कहीं ना कहीं गलतियां सरकारों की, केंद्र सरकार की भी गिना रहा है, तो उस पर मुझे लगता है कि बिल्कुल राजनीतिक तरीके से उसको डील किया जा रहा है। ऐसे हाथ खड़े कर लिए हैं केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं केंद्र सरकार के हाथ में सारी स्थितियां नहीं है। और इस समय हेल्थ इमरजेंसी अपने देश में है, इसको ध्यान में रखते हुए चाहे कोई भी निर्णय केंद्र सरकार लेती है, तो मुझे लगता है कि प्रदेश सरकारों को भी मानने को मजबूर होना पड़ेगा और देश को भी मानने को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन जो हालात अभी सुनील कौशिक जी जो बने हुए हैं, तो और आपको कोई विकल्प नजर आता है ऐसी परिस्थिति में? क्योंकि मिनी लॉकडाउन जिन जिन राज्यों में लगा है वहां पर वो उतना सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दिल्ली में आप देखिए जिस तरह से लॉकडाउन लगा, केसेस की संख्या बिल्कुल कम नहीं हो रही है, मौतों का आंकड़ा बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। तो ये सवाल उठ रहा है कि ये छोटा जो लॉकडाउन लगा दिया गया है ये इतना कारगर साबित नहीं हो रहा है, इसीलिए अब बड़ा और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल जो इसके पीछे जो उठता है कि अगर वाकई में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? सरकार को उस पर भी तो फिर ध्यान देना है। नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के साथ मुझे लगता है कि लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। जो गरीबों की योजनाएं सरकार के पास है वो तो ठीक है कि उनके साथ आप अनाज दे देंगे 5 किलो, तो 5 किलो अनाज आप दे देंगे। या हमने कई जगह समीक्षा की, आप अपने नोएडा की भी समीक्षा आप कर लीजिए कि जो छोटे छोटे शहरों से लोग आए हैं वो एक एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रह रहे हैं। खाने की व्यवस्था कहां से करेंगे? रोजगार नहीं है उनके पास। दूसरा, बिजली की व्यवस्था कहां से होगी? यदि बिजली का बिल देने के लिए उनके पास नहीं है और एक कमरे में 4-5 लोग रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिना पंखे के तो नहीं रह पाएंगे वो लोग। तो जब 24 घंटे पंखा चलेगा तो बिजली की व्यवस्था क्या होगी? और दूसरा बात, तमाम आपने नोएडा में देखा होगा कि रिचार्ज की व्यवस्था है। यदि एक बार को ये भी होता कि तमाम जगह रिचार्ज की व्यवस्था नहीं होती, 2 महीने 4 महीने में लोग दे देते, तो जो बड़े बड़े शहरों में जो विकृति स्थिति पैदा होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? दूसरा बात, उपाध्याय जी इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे, बैठे हुए हैं कि मध्यम परिवार के जो लोग हैं उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। मध्यम परिवार के लिए सरकार के पास देने को कुछ है नहीं है। मध्यम परिवार वाले जाकर के लाइन में लग करके आपका अनाज भी लेके नहीं आ पाएंगे। लौटूं आपके पास। मध्यम परिवार जाके बाजार में जाकर के उपाध्याय जी को जोड़ लेते हैं थोड़ा सा। तो उनके लिए सरकार क्या करेगी ये लॉकडाउन लगता है? अजय जी एक गंभीर सवाल है अपने आप में, क्योंकि लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प होगा। मैं मानता हूं इस चीज को, जो हालात अभी बने हुए, लेकिन जो आर्थिक संकट उसके बाद आएगा, देश की परिस्थिति जो लगातार जिस चीज का जिक्र सुनील कौशिक जी कर रहे हैं, पिछले जब लॉकडाउन हमने देखा था, पिछले वर्ष जब लगा था, भुखमरी जैसी स्थिति देश में पैदा हो गई थी, बेरोजगारी का संकट देश में पैदा हो गया था। तो ऐसे में आपको लगता है कि लॉकडाउन अगर लगेगा तो ये परिस्थितियां भी तो फिर खराब होंगी ना?
देखिए शंकर जी, पिछली बार जो लॉकडाउन लगाया था प्रधानमंत्री जी ने नमस्ते ट्रम्प के कार्यक्रम के बाद, जब पूरा रोका जा रहा था कि या तो शुरू में आप एयरपोर्ट को रोक दीजिए, सारी चीजें रोक दीजिए, तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं मिल पा रही है। तो प्लानिंग जो है वो प्लानिंग नहीं थी पिछली बार सरकार की। सरकार कभी कोई काम प्लानिंग करके करती ही नहीं है। वो तो स्वयं को अपने को भगवान मानते हैं मोदी जी, और उसे ऊपर वो सोचते हैं अपने आप को, जिसका नतीजा आज है कि पूरा देश भुगत रहा है। मैं बोलता हूं कि जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं, इस बीच में हम लोगों को यह ध्यान देने की जरूरत थी कि क्या आज के परिस्थिति में जब 4 लाख से ज्यादा पहुंच गया है पर डे का संक्रमण, क्या जब 500 था तो आपने जो है लॉकडाउन करके लोगों के और देश की इकोनॉमी को और बर्बाद किया। हालांकि पहले भी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं थी, मोदी जी की इकोनॉमी पॉलिसी ही खत्म है, नहीं तो देश का एक बेड़ा गर्क नहीं होता। लेकिन अब जो परिस्थिति है उसमें तो निश्चित तौर पे इस चैन को तोड़ना है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि उस तरह से 2 महीना करेंगे, 10 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे। हमारी पार्टी का यह कहना है कि अभी की परिस्थिति में एक समन्वित नीति बना के एक्सपर्ट से बात करके, वो हमसे मत बात कीजिए, मान लीजिए सुनील जी इसके एक्सपर्ट नहीं है, उनसे भी नहीं कीजिए, आपसे भी नहीं कीजिए, लेकिन जो इससे संबंधित लोग हैं, जो रियल में विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करके इसको कीजिए ताकि ये चैन टूटे, नहीं तो लोगों की जिंदगी चली जाएगी। जहां तक बात है अर्थव्यवस्था का, सच्चाई बात है, पिछली बार ही इतनी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है कि उसको रिवाइव करना, अभी भी बहुत सारे लोगों की नौकरी नहीं है, सारे लोग रोड पे भटक रहे हैं। एक बात सुनील जी ने बड़ी अच्छी कही है कि लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के लिए बहुत ही असहनीय परिस्थितियां हैं इस देश में कि वो क्या करें। तो उसके लिए हमने एक प्लानिंग दी है, हमारी सरकार पार्टी ने भी, और ये सरकार को भी है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। 13,400 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने में लगी हुई है, 600 करोड़ रुपए की जरूरत है सिर्फ फिलहाल, जिसमें सभी मजदूर लोगों के खाते में 6-6 हजार रुपए चले जाएंगे। छोटे छोटे जो एमएसई है, एमएसएमई है, उसको थोड़ी सी आर्थिक सहायता दे दीजिए एक नीति बनाकर। तो झूठों का वो लोन 20 लाख करोड़ का इन्होंने बांटा, आज तक किसी को 20 रुपया नहीं मिला। तो ये सरकार चाहती नहीं है। आप कह रहे हैं कि समाधान सरकार को ही निकालना है, ठीक है। मुकेश त्यागी जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मुकेश त्यागी जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुकेश जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बहुत दिनों बाद चर्चा में आप जुड़े हैं, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, अब विकल्प जी विकल्प सिर्फ लॉकडाउन। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब देश की परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि कोई और विकल्प नहीं है लॉकडाउन के अलावा। संपूर्ण लॉकडाउन देश को कर देना चाहिए अगर हालातों को सुधारना है। देखिए, एक दोहा है कि निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी समाये, बिन पानी साबुन बिना कोमल करे सुभाए। हम निंदकों की बहुत स्वागत करते हैं कि वो, अगर राहुल गांधी जी राष्ट्र हित में निंदा कर रहे हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि राहुल गांधी जी अपने वक्तव्यों को इतनी तीव्र गति से बदलते हैं। जब लॉकडाउन लगाने की बात हुई थी तब उसका घनघोर विरोध किया था राहुल गांधी जी ने। उन्होंने कहा हमारे देश के अंदर लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। और जब लॉकडाउन लगाने की स्थिति में आ रहे हैं और तब ये कह रहे हैं कि नेशनल लॉकडाउन लगना चाहिए, तो पहले तो राहुल गांधी अपना ये कंफ्यूजन क्लियर कर लें कि उनका क्या पॉलिसी कंट्रीब्यूशन है। वो अपने न्याय स्कीम को आगे बढ़ाने के चक्कर में है कि मेरी न्याय स्कीम समाओ, जो मैंने एक नोबल थॉट निकाला था। मैं देखिए राहुल जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ना मैं करना चाहता हूं, ना मेरी मंशा है। इस समय हम लोग तू मैं की राजनीति करने के में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। देश संक्रमण से गुजर रहा है। हम सभी क्रिटिक्स के और सभी सपोर्टर्स के स्वागत करते हैं कि कैसे इससे निपटा जाए। तू मैं में पूरी डिबेट निकल जाएगी और वहीं की वहीं स्थिति, जमीनी स्थिति वहीं बनी रहेगी। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने टास्क फोर्स का गठन किया है, जो अपने रेकमेंडेशन दे रहा है अपने अपने स्टेट्स। हम आप एक तरफ फेडरल कोऑपरेटिज्म की बात करते हैं, हर एक स्टेट को अपने अपने अधिकार दिए गए हैं कि आप अपने हिसाब से अपने लॉकडाउन करिए। पंजाब ने लॉकडाउन किया, राजस्थान ने किया, उत्तर प्रदेश ने किया, मध्य प्रदेश ने किया, हिमाचल प्रदेश ने किया। तमाम प्रदेश अपने अपने लॉकडाउन, अपने अपने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर रहे हैं। अब स्थिति आप देखिए, मुझे 1 मिनट का समय और दीजिए, मैं आपको बताऊं। आप ये देखिए जनवरी फरवरी में जो संक्रमण था उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसा था कि सामान्य स्थिति हो गई है, बिल्कुल ठीक, नॉर्मल कंडीशन आ गई है। सडनली अप्रैल में रॉकेट की तरह से शूट किया है। और ये स्थिति के लिए
देखिए पूरी, मैं ये कह रहा हूं कि एक का योगदान नहीं है। हम लोगों ने भी जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना अंदाज दिखाया है, बिना मास्क के लोगों को इकट्ठा होना, ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी से म्यूटेंट 2 आएगा और एक दूसरी लहर इतनी तीव्र गति से आएगी कि जो कि एक सुनामी की तरह से आ गई। तो उसके अचानक की तैयारी, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक इतना बड़ा संकट एकदम आ गया, आसमान से फट के नीचे आ गया। उसमें हम मानते हैं कि सरमरा गई व्यवस्था, लेकिन उसकी उतनी तेजी से प्रधानमंत्री मोदी, पूरा राष्ट्र लगा हुआ है, पूरे अमेरिका से, दुनिया भर के लोगों से हमारे वैक्सीन आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, रेमडेसिविर के इंजेक्शंस आ रहे हैं, अमेरिका हेल्प कर रहा है, फ्रांस हेल्प कर रहा है, तो हालात मुकेश त्यागी जी नहीं हमारे सुधर साथ लग गई रहे हैं। हैं, हालात नहीं सुधर रहे हैं, इसीलिए चिंता उठ रही है कि अब लॉकडाउन एकमात्र विकल्प है, क्योंकि सरकारों के हाथ से निकल चुकी है आगे बात, सिस्टम फेल हो चुका है। हाईकोर्ट को यह कहना पड़ रहा है, फटकार लगानी पड़ रही है केंद्र सरकार को कि आप लोग आंखें मूंद सकते हैं लेकिन हम नहीं। जिस तरह से लगातार मौतें हो रही है हर दिन ऑक्सीजन को लेकर, यहां तक नौबत आ गई है, तो फिर तो राहुल गांधी सही बात कह रहे हैं। नहीं, देखिए लॉकडाउन की हमको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। लॉकडाउन, हमें पता है कि हमने 24% की इकोनॉमी हमारी डाउन गई थी। कितने लास्ट टाइम ये क्रिटिसाइज किया गया था, आपने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को अरेंज किए हुए, कितने श्रमिक वर्गों को अपना घर छोड़ करके गांव में जाना पड़ा, ये भी क्रिटिसिज्म किया है। एक अंग्रेजी में कहावत है, डू इट डैम इट, नो डोंट डू इट डैम इट। तो अभी ये अगर आप एक नी जर्क रिएक्शन दिखाएंगे तो एक जो आर्थिक स्थिति चरमराएगी, कितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने श्रमिक वर्गों को घर जाना पड़ेगा, तो लोगों को यूं ही मरने दिया जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर उनको पहुंचाने का हम यूं ही मरने दें इसी तरह से? नहीं, बिल्कुल नहीं मरने दीजिएगा। आप सर, मैं ये कह रहा हूं शंकर जी, आप ये देखिए कितनी तीव्र गति से कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, कितने एयरप्लेन्स आ रहे हैं दुनिया के तमाम कोनों से, उनके वेंटिलेटर कहां जा रहा है ये समझ से परे है सबके। मुकेश त्यागी जी, समझ, आप ठीक कह रहे हैं कि चीजें हो रही है, बेहतर हो रही है, लेकिन वो दिख नहीं रहा ना सर धरातल पर। लोग तो अभी भी मर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, बेड्स के लिए। अब देखिए ऐसा, अजय उपाध्याय जी, अब आप लोगों ने 100 लोगों के खाना बनाया होगा और आप 1000 लोग आ जाएं खाने के लिए। त्यागी जी का मैं पूरा सम्मान करते हुए, ठीक है, उन्होंने बहुत ही न्यूट्रली बात की है, कोई भी यहाँ तू मैं करना नहीं चाहता। और अभी देश जो है महामारी के दौर से गुजर रहा है और निश्चित तौर पे हम सबको मिलजुल करके काम करना है। कमी क्या हुई, नहीं हुई, किसने की, ये बाद में इसकी समीक्षाएं होती रहेंगी और इस पर चर्चा होती रहेगी। जहां तक बात, एक बात जरूर कहा उन्होंने कि विश्व से सहायता आ रही है, वाकई सहायता आ रही है, वाकई विश्व की सहायताएं आ रही है शंकर जी। लेकिन देखिए ना, एक प्रश्न आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूं कि 26 तारीख को पूरे विश्व से, अमेरिका से, बाकी जगहों से बहुत सारी सहायता हमारे देश में आई। अखबारों का ये रिपोर्ट है और रिपोर्टेड अखबारों का है, 2 मई तक ये सरकार आंख मूंद कर सोई रही। 1 सप्ताह तक कोई एसओपी तैयार नहीं कर पाई कि वो ऑक्सीजन, वो वेंटिलेटर कैसे और किसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हो गई। और वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाहर के लोगों ने मदद विदेशों से हमें मिली थी, वो उसी तरह पड़े के पड़े रह गए। 2 मई के बाद में जाकर के वो धीरे धीरे वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सरकार कितनी तेज गति से काम कर रही है, इसका ये उदाहरण है। तो मेरा मानना है कि कम से कम सरकार को, और देख रहे हैं कोर्ट किस तरह का रहा है, हम तो कांग्रेस पार्टी के, मान लीजिए इनका, हम विपक्षी हैं तो हमारी बात तो कभी मानते नहीं है। इन्हीं राहुल गांधी जी ने कहा था कि देश में सुनामी आ सकती है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं। उस समय लोगों ने मजाक उड़ाया, भाजपा के लोगों ने, जब उन्होंने कहा कि भाई विदेशों में जितने वैक्सीन है उसको भी लाइए, तो इनके मंत्री तक ने, जिनको शर्म नहीं आई, उन्होंने कहा कि नहीं, राहुल गांधी दलाली कर रहे हैं। और दूसरे दिन ही उसी दलालों, इसका मतलब दलाल सरकार थी और सरकार उसको स्पुतनिक को दी। हम उस पर नहीं जाना चाहते, उन चीजों पर। चलिए, हमारा काम है सकारात्मक सुझाव देना, सरकार मानेगी तो जनता के हित में होगा, क्योंकि जनता ने हमें इसी रोल के लिए भी किया है। हम कहते हैं इस सब चीज को छोड़ दे। अभी ये मैं नहीं कह रहा कि पूरे 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, लेकिन अभी का जो टाइमिंग है, सरकार जो है, ठीक है, न्याय योजना को त्यागी जी ने कहा नोबल है, उनका मैं सम्मान करता हूं कि वाकई नोबल है, पवित्र है, लेकिन उसको नहीं मानना चाहती है सरकार, न माने। कोई और योजना के तहत गरीबों को मदद कर दे, जो बेसहाय लोग हैं उनको मदद कर दे। अभी भी शंकर जी आप सच्चाई बताइए, हमारे सारे पैनलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी भी हैं, क्या आज की परिस्थितियों में किसी की हिम्मत है कि बाहर जाके कोई काम कर ले? काम करने की कहां, और कोई काम
नौकरी देना चाह रहा हो, किसी को रोजी रोटी मिल रही हो। आज भी लोग घरों में बैठे हैं। बस ये है कि सरकार की तरफ से, सरकार इसी दिन के लिए होती है कि उसको मदद मिले। 15-20 से बड़े बड़े पूंजीपतियों को मदद करने के लिए नहीं है। आज गरीबों को मदद की जरूरत है। और जो सेंट्रल विस्टा अपने लिए जो घर बनवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसके लिए अभी जरूरत नहीं थी। वो फिजूल खर्ची को बंद कर दिया जाए तो पूरे देश को 6,000 रुपए महीने का कई महीनों तक हम लोग दे सकते हैं तो गरीब लोगों को। और एमएसएमई जो अर्थव्यवस्था के बाकी हमारे जो संचालक तंत्र है उस पर भी एक समन्वित नीति अपना ले। 20 दिन 15 दिन पूरे देश में लॉकडाउन कर दे और फिर जब सामान्य हालत हो कुछ दिन के लिए खोले। वो तो स्ट्रेटजी, वो मैं नहीं कहूंगा, वो उनका अपना प्लानिंग ग्रुप है जो करे। लेकिन दुख की बात जानते हैं शंकर जी क्या है? इन लोगों के पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। जिस तरह से एक्सपर्ट कमेटी ने कही थी कि दूसरा म्यूटेंट ब्रिटेन में जब आया था इंडिया में सबसे ज्यादा तेज फैलेगा, इन्होंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी किसी की सुनते ही नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं और सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, मैं जवाब लूंगा मुकेश त्यागी जी आपसे। और आज ये अच्छी बात है कि अजय उपाध्याय जी कुछ सुझाव भी आपको दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उन सुझावों को मानना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि वक्त इस समय बहुत खराब चल रहा है, क्योंकि लगातार महामारी का प्रकोप फैलता जा रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत है, महामारी है देश में पूरे। और ऐसे वक्त में हम सबको एकजुट होना है, मिलकर काम करना है। राजनीतिक दलों को भी एक दूसरे पर टिप्पणी करने की बजाय जो समाधान है वो सरकार को सुझाना, ताकि इस महामारी से देश को निकाल सके। मुकेश त्यागी जी, मैं आपके पास आता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले अजय जी ने सवाल उठाए, बहुत सारे सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। मुझे लगता है कि कुछ सुझाव जो हैं वो सरकार को मानने भी चाहिए, क्योंकि शिकायतें आप बार बार ये होती है कांग्रेस पार्टी की कि आप बाकी लोगों की जो सुझाव है उनको सुनते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सुझाव देती है वो आप सीरियसली नहीं लेते हैं। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा तो आर्थिक स्थितियां बिगड़ेगी, इसलिए सरकार इस पर ज्यादा सोच नहीं रही है, लेकिन अगर स्थितियां बिगड़ेगी तो सरकार को ही तो ये संभालना है ना? हालात अगर बिगड़ेंगे तो ये जिम्मेदारी भी तो सरकार की है ना, उसको कैसे सही करना है। मैं बिल्कुल मानता हूं। और देखिए, एक बात बताऊं आपको, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं मोदी सरकार की, परंतु मैं सचमुच में बताऊं, जमीनी हकीकत इतनी ज्यादा गंभीर है। मोदी जी ने जिस प्रकार से अपना नेतृत्व दिखाया, हो सकता है कांग्रेस को ये पसंद ना आए, लेकिन मैं समझता हूं एक बहुत शक्तिशाली नेतृत्व उन्होंने इस ऐसे समय दिखाया जिस समय आपने 100 लोगों को घर पे खाने के लिए इनवाइट किया हो और आपके यहाँ 10,000 लोग खाना खाने चले आए, तो आप मुझे बताइए कि क्या स्थिति होगी। तो ये उस स्थिति के अंदर भी जिस प्रकार से 10% ऑफ जीडीपी भारत सरकार ने लोगों के लिए आवंटन किया, एमएसएमई को पैकेज दिया, गरीब किसान जो जिस प्रकार से हर एक के घर में 6-6 हजार रुपए भेजे गए, अनाज भेजा गया, 5 किलो चावल या गेहूं भेजा गया, दाल भेजी गई, पैसा भेजा गया बेनिफिशियरी ट्रांसफर के थ्रू। मैं ये समझ रहा हूं कि ये बहुत सराहनीय कदम है। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, लेकिन आप स्थिति को संभाल करके चल करके देश को आगे तक ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। 32,000 करोड़ पर डे का नुकसान होता था शंकर जी, पर डे 21 दिन के लॉकडाउन में 32,000 करोड़, मतलब पूरे वर्ल्ड की जीडीपी 4% श्रिंक कर गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, संपूर्ण लॉकडाउन हमारे पास, तो आप ये संकेत दे रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं लॉकडाउन आप लगाइए। हाँ। नहीं, मैं बिल्कुल लॉकडाउन के ना, या ये तो देखिए सरकार को, जैसे कि अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, हमारे पास टास्क फोर्स का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, वो एक पूरा एसओपी बना रहे हैं, लेकिन स्टेट्स जिस तरह से पंजाब ने पाकिस्तान से वहां पे मांग ली कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर आप भिजवा दीजिए। आप ये देखिए कि इस प्रकार से हमारे देश के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर देखिए सबसे ज्यादा स्थिति चरमराई है। वहां पे उन्होंने क्या किया, कितने विलंब के बाद उन्होंने लॉकडाउन लगाया महाराष्ट्र के अंदर। तो हर एक व्यक्ति, हर एक स्टेट अपने अपनी जमीनी हकीकत को देकर के सेंट्रल से मशवरा करते हैं। अगर सेंटर पूरा चार्ज ले लेता है तो सबसे बड़ा अटैक ये आता है कि सेंटर अपने हेडमास्टर की तरह से बच्चों को डांट रहा है और कह रहा है कि ऐसे करिए। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर अगर स्टेट्स का सहयोग नहीं लिया जाएगा तो कल यही स्टेट क्रिटिसाइज करेगी, सर आपने हमारे लॉकडाउन लगा दिया, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, हमारे पास नहीं है। तो ये एक बहुत जटिल डिसीजन है। मैं ये नहीं मान रहा लॉकडाउन लग रहे हैं, आंशिक रूप से लग रहे हैं, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। मुकेश त्यागी जी, सरकार जिन स्टेट्स में लॉकडाउन लगा, आप देखिए ना, केसेस की संख्या नहीं कम हो रही है, वो नहीं संभल रही है परिस्थिति, इसीलिए तो सवाल उठ रहा है।
यही तो मैं कह रहा था कि राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, आज से 9 महीने पहले की, उन्होंने लॉकडाउन को कितना क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से हमारे देश का कितना नुकसान हुआ है। आज वो लॉकडाउन की पैरवी कर रहे हैं, तो वो खुद ही कंफ्यूजन है कि वो उनके पास कोई सोल्यूशन तो है नहीं। बस एक ये स्टेटमेंट देने से वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से हट जाऊंगा। अजय उपाध्याय जी के पास जा रहा हूं। सुनील जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। अजय जी से पहले मैं जवाब ले लूं। बार बार मुकेश त्यागी जी, अजय जी, जो राहुल गांधी का पहला जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने ये कहा था, जहां तक मुझे भी याद आ रहा है, कि लॉकडाउन सिर्फ कोरोना संक्रमण को कुछ समय के लिए रोकने में मदद कर सकता है, और जो लॉकडाउन है वो कोरोना को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। ये शायद राहुल गांधी ने कहा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। शंकर जी एकदम सही है। 20 अप्रैल की बात बता रहा हूं। इस बात पे आज भी वो वाकई कायम है। उस समय जब उन्होंने ये बात कही थी, तो पहली बात यदि जो बार बार ये एक भ्रम भी फैलाने का प्रयास भाजपा के साथी लोग कर रहे हैं कि राहुल जी ने कहा था कि लॉकडाउन बुरा है। भाई, लॉकडाउन आपने कोई प्लानिंग के तहत की नहीं थी। जब 500 केस था मात्र देश में, तब आपने लॉकडाउन कर दिया, और पूरे देश को जो है जिस तरह से बेचारे मजदूर मर गए, जिस तरह पैदल चल रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, आपको कोई जरूरत नहीं थी, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैं बार बार हमारे नेता ने कहा कि लॉकडाउन की प्लानिंग होनी चाहिए संचालित। एक मिनट बस 10 सेकंड में मैं भी बात अपनी पूरा करूंगा, उसके बाद आप रखेंगे। इस बार में और उस बार में डिफरेंस क्या है, क्यों कह रहे हैं? आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति रोज 4 लाख लोगों को संक्रमित कर रही है। देश में 2 करोड़ से ज्यादा मामला आ गया है। ऐसी परिस्थिति में जब 500 था तो आपने कर दिया बिना पूछे समझे। आज जब इस तरह की स्थिति आई है जिसमें हजारों लोग, अब मैंने 100 का जो आप देख रहे हैं स्मशानों में भी लाइन लगी हुई है, उसमें आपके पास कोई प्लानिंग रोड मैप नहीं है। देखिए, सरकार ना समझ नहीं है, मैं नहीं मानता। मोदी जी सब समझते हैं। मोदी जी ने जब तैयारी का वक्त था तो उन्होंने तैयारी नहीं की। देश का ऑक्सीजन जो है विदेशों में सौदा कर लिया। बाद में जो है जिस तरह से यहाँ के वैक्सीन को विदेशों में सौदा करके पीठ थपथपाते रहे। अब देश के लोगों की जिंदगी जा रही है, उसका सौदा मत कीजिए। बस एक लाइन की बात है। और अभी देश के लोगों की जान भी बचानी है, लोगों के जीवन का बाकी जो क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था भी बचानी है। सरकार, हम पॉजिटिव सुझाव दे रहे हैं, सकारात्मक, कि जनता के हित जवाब दीजिए, फिर डॉक्टर उनको मदद भी के पास जाऊंगा मैं, और लोगों के जान की भी सुरक्षा कीजिए। देखिए, लगातार ये आलोचना होती आ रही है कि मोदी सरकार ने अविलंब जो है कार्यक्रम नहीं बनाए, उन्होंने वैक्सीन एक्सपोर्ट किए। अब आप शंकर जी स्थिति देखिए कितनी संभल गई थी, कितना केस ड्रॉप कर गए थे। मतलब लग रहा था कि कोरोना निष्कासन हो रहा है। उस समय जिस प्रकार से और देशों की मदद करी मोदी जी ने, आज डॉक्टर फोसी का वक्तव्य देख लीजिए, 3 दिन पुराना, जो कि अमेरिका के हेल्थ एडवाइजर है, उन्होंने कहा है कि क्योंकि इंडिया ने हम लोगों को उस समय मदद करी थी, तो आज हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम लोग मदद करें। तो एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है, और आज वही हो रहा है जिस प्रकार से सामान आ रहा है। मैंने आपसे पहले कहा कि सुनामी का एंटीसिपेशन नहीं हुआ था। ये विजन में नहीं था कि सडनली एक म्यूटेंट दूसरा आ जाएगा। ये देखिए, ये बड़ा वायरोलॉजी का केस है कि म्यूटेंट जो है वो बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, और उनका संक्रमण जो है हमारे ये कह के मुकेश त्यागी जी, आप पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना। 2 वैक्सीन प्रभावी, ये कह के तो सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती। नहीं, व्यवस्थाएं किसको दुरुस्त करनी है? पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं, हम लगातार लगे हुए हैं काम करने। मुझे बताइए, नहीं शंकर जी, 1 सेकंड बोल लीजिए। जो कांग्रेस संचालित राज्यों को भी तो पता था, उन्होंने क्या किया जरा बताइए मुझे। पंजाब के अंदर प्रॉब्लम हुई, महाराष्ट्र के अंदर प्रॉब्लम हुई, राजस्थान में प्रॉब्लम हुई। आप इनका हाल तो देखिए। अगर ये इनको विजन है, इनको दूरदृष्टि है कि ये सॉल्यूशन है, तो इन्होंने क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट किया अपने स्टेट के अंदर? महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, पंजाब के अंदर हुआ है, राजस्थान के अंदर हुआ है। ये वहां पे इनके सोल्यूशन कहां चले गए थे? राहुल गांधी ने उनको क्यों नहीं सोल्यूशन दिया? मतलब ये कहना कि साहब आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अजय जी जवाब दीजिए। त्यागी जी, जिस तरह से बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप एक समझदार प्रवक्ता होते हुए भी क्या पता कैसी बात कर रहे हैं। आप ही ने कहा कि एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दूसरी बात इस पूरे प्रक्रिया को, कोविड के मामले को लगातार जो है केंद्रीय सरकार जो है गाइड कर रही है, कंट्रोल कर रही है, सेंट्रलाइज कर रखी है। राज्यों को सिर्फ
कहने को उसको छूट है, लेकिन उसको कोई छूट नहीं है, ना उसको पैसे मिल रहे हैं, ना उसके शेयर की चीजें मिल रही है। गलत बात है आपके पास, गलत नहीं है, आप डाटा देखिए, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। और उत्तर प्रदेश में भाजपा के सरकार की भी बात कर रहा हूँ सर, कांग्रेस की सिर्फ सरकार की बात आपकी तरह नहीं करूंगा मैं। नहीं, आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा, मैं बस एक लाइन और बोलूंगा बस। हाँ मैं, अच्छा हाँ बोल लीजिए, आप ही बोलिए। मैं बस एक लाइन बोल रहा हूं, मैं सॉरी मैंने आपके उसमें व्यवधान किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राज्य सरकार के किसी ने भी हाथ या पैर नहीं बांधे हुए हैं कि वो अपने स्वास्थ्य में कोई कॉम्प्रोमाइज करे। अगर उनको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, वो लोग चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि आपकी भी दूरदृष्टि उस समय धूमिल हो गई थी। आपको अगर पता था कि ये वायरस आ रहा है तो आपने दिल्ली के राज्य मांग रहे हैं, आपने क्या इंतजाम किए? दिल्ली को नहीं दिया आपने, बाकी राज्यों को नहीं दिया, न पैसे दिए, न वैक्सीन दिए, मुझे बता, न ऑक्सीजन दे रहे हैं, नहीं दिया तो आप जो विश्व से जो आ रहा है लगातार मांग कर रहे हैं, पूरे देश के राज्य मांग कर रहे हैं। और मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, भाजपा के राज्य भी कर रहे हैं मांग। हाँ ठीक है, भाजपा की अपनी मजबूरी है। आप मान लीजिए कहीं आपको तो पता था ना, मोदी जी के विरुद्ध नहीं बोल सकते भाई, आपको आप नहीं बोल सकते, लेकिन सबको पता है उत्तर प्रदेश में सर, आपको तो पता था ना। नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों हालत खराब? आप एनसीआर के ये कह रहे हैं, एनसीआर का क्या हालत है आप अब देखिए। अच्छा ठीक है, मैं क्या हालत है, गोरखपुर की क्या हालत है, भाई पूरा साहब देश आप देख रहा है। लौट रहा हूं आप लोगों को। डॉक्टर सुनील कौशिक आप ये डॉक्टर सुनील कौशिक जी, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। त्यागी जी आ रहा हूं आपके पास, त्यागी जी आ रहा हूं। डॉक्टर सुनील कौशिक, ये जो एक तरह से मुकेश त्यागी जी कह रहे हैं कि ये महामारी इतनी तेजी से आई कि किसी को पता नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी तेजी से संक्रमण बढ़ेगा, इसीलिए व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाई। दूसरा मेरा सवाल यह है कि ठीक है, सरकार ने माना इस चीज को, लेकिन व्यवस्थाएं आपको लगता है कि उस तरह से हुई हैं, उसके बाद तेजी से काम हुआ है? चाहे वो वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, चाहे बाकी चीजों की, अस्पतालों में ऑक्सीजन की बात करें, वेंटिलेटर्स की बात करें, बेड्स की बात करें, समय रहते पता लगने के बावजूद भी क्या सरकार सिर्फ ये तमाशा देखती रही? क्या इस सब कुछ देश में जो हालात हो रहे थे, लोग मर रहे थे ऑक्सीजन को लेकर, बेड्स नहीं मिल रहे थे, अभी भी कौन से हालात सुधर गए हैं? मुकेश त्यागी जी, अभी भी कोई हालात सुधरे नहीं है जो आप कह रहे हैं कि ठीक है? बिल्कुल शंकर जी, मैं इनकी बिल्कुल बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार को पता था, सारे विशेषज्ञों को पता था कि अन्य देशों में दूसरी लहर आई है, हो सकता है कि हमारे देश में भी आए, तो उस तरीके की तैयारियां केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी। वो तैयारियां नहीं हुई हैं। त्यागी जी चाहे बार बार कहें कि 100 लोगों का खाना था और 1000 लोग अचानक आ गए, ऐसी दूरदर्शी सरकार हमारे पास नहीं है कि हमारे यहाँ 1000 लोग आ जाएं और उनकी व्यवस्था हम न कर पाए, तो ऐसी सरकार का कोई महत्व तो नहीं रह जाता। दूसरी बात कि बार बार चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, ट्वीट क्यों खेल रहे हैं? सोशल मीडिया ही खेलने का क्यों जरिया आ गया है? राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने मोदी जी ने ट्वीट कर दिया। पहले क्या आप प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या कांग्रेस के नेताओं ने समय मांग करके कोई एक अपना सुझाव पत्र प्रधानमंत्री को देना चाहिए था कि साहब कांग्रेस की तरफ से ये सुझाव पत्र है, इस तरीके के हमारी बातें हैं और इस तरीके का लागू हो जाना चाहिए, तो हो सकता है कि इस महामारी में कुछ राहत मिले। केवल आप ट्वीट कर देंगे और ट्वीट के माध्यम से। दूसरी बात, एक जनरली बात मैं कह रहा हूं कि मैं शंकर जी से बात करना चाह रहा हूं और मैं केवल ट्वीट के माध्यम से कह दूं तो शंकर जी भी नाराज हो जाएंगे कि मेरा नंबर नहीं है, कि मेरे से बात करने की क्या स्थिति नहीं है, तो आप ट्वीट करके सूचनाएं दे रहे हैं। तो केवल मैं इसमें राजनीति मानता हूं कि केवल आप राजनीति कर रहे हैं। यदि आपको वास्तव में देश के हित की आवश्यकता है, देश की परिस्थितियां किस देश से गुजर रही हैं, यदि उसकी वास्तव में आपको चिंता है, तो प्रधानमंत्री से समय लेते, राष्ट्रपति से समय लेते और एक बाकायदा सारा चीज जाती और एक लिखित में देते कि साहब ये चीजें होनी चाहिए। दूसरी बात, बार बार बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि साहब आपकी राज्यों में सरकार नहीं है क्या? पंजाब में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, वहां सरकार है, यहां सरकार है, वहां क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने वहां क्यों नहीं बात की? तो मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहूंगा कि जेपी नड्डा प्रधानमंत्री से बात करते हैं क्या? जेपी नड्डा क्या निर्देश देते हैं क्या प्रधानमंत्री को कि आपको ये करना चाहिए? अरे सरकार का काम है, सरकार करेगी, पार्टी का काम है, पार्टी करेगी। और पार्टी के नेता के रूप में यदि वो सुझाव दे रहे हैं तो एक अलग बात है। क्या राहुल गांधी का वहां के मुख्यमंत्रियों पर कमांड होनी चाहिए? ये लोकतंत्र नहीं होता ना। सरकार वो कैसे चलाएंगे, क्या परिस्थितियां हैं, वो वहां मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे, यहाँ जैसे प्रधानमंत्री निर्णय कर रहे हैं। और यही कांग्रेस कहने लगे
कि क्या जेपी नड्डा साहब ने प्रधानमंत्री को कहा, जेपी नड्डा साहब ने प्रधानमंत्री को निर्देश किया, क्या जेपी नड्डा साहब ने प्रधानमंत्री को तलब किया? तो ऐसे थोड़ी देश चलता है। दूसरी बात, महामारी के समय में एक नियम है कि सारे अधिकार केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, सारे अधिकार। तो इस समय अधिकार केंद्र सरकार के अधीन है सारी चीजें। केवल बार बार आप प्रदेशों पर टाल लेंगे। दूसरी बात, प्रदेशों के पास पैसा कहां से आएगा? केंद्र सरकार ने तमाम टैक्स का पैसा प्रदेशों का रोक रखा है, तो वो पैसा यदि आप समय से आप प्रदेशों को देंगे नहीं, लड़ने की आप बात कर लेंगे, वैक्सीन की व्यवस्था आपके पास है नहीं, ये प्रदेशों का इंतजाम होगा क्या? प्रदेश के मुख्यमंत्री इंतजाम करेंगे वैक्सीन का? केंद्र सरकार ने अधीन किया और केंद्र सरकार ने कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि 45 साल से ऊपर का वैक्सीन लगेगा। क्या केंद्र सरकार ने समीक्षा की कि 45 साल से ऊपर के कितने लोग हैं इस देश में और उसमें कितना समय लगेगा? केंद्र सरकार ने कहा अगस्त तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्या अगस्त तक कितना कंप्लीट कर लिया? 30 करोड़ लोग 45 साल से ऊपर के लोग इस देश में हैं। अभी आपने वैक्सीन 15 करोड़ कर पाई है और उसमें भी डबल डोज की बात कर रहे हैं आप। वो 15 करोड़ का आप आंकड़ा दे रहे हैं, उसमें एक का नहीं दे रहे हैं, मतलब कि दोनों लोगों का दे रहे हैं आप। तो ये डबल डोज का भी आप संकेत कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने 18 प्लस का कर दिया। 18 प्लस के आसपास के 70 करोड़ लोग हैं, कब तक आप डोज दे पाएंगे? आपने ये निर्णय कर लिया कि 18 साल से ऊपर का देंगे, आपके पास वैक्सीन नहीं है। ये इंतजाम आपको करना चाहिए था पहले से, और ये अनुरोध आप करते राज्य सरकारों से कि वैक्सीन की महत्ता आ जाएगी तो हो सकता है 1 मई से नहीं, हम 15 मई से कर लेंगे, 20 मई से व्यवस्था कर लेंगे। उस हिसाब से देश कम से कम प्रिपेयर तो होता। लेकिन बार बार आप प्रदेश सरकारों पे टाल देंगे। पिछली वर्ष तो आपने प्रदेश सरकारों पर नहीं टाला, और जब नहीं टाला, केंद्र सरकार ने हर बार समीक्षा की, तो मुझे लगता है कि देश ने बड़ा अच्छे से कंट्रोल किया। आज भी वही स्थिति है, केंद्र सरकार को अग्रणी बनना पड़ेगा। सारे दिशा निर्देश मुख्यमंत्रियों को देने पड़ेंगे। सारी बातें राजनीति की छींटाकशी, क्या आप क्रिटिसाइज करेंगे? अरे क्रिटिसाइज की इतनी आपको इतनी चिंता है तो राजनीति छोड़ दीजिए, आप घर बैठिए। ठीक है मुकेश जी, राजनीति में आप आए, क्रिटिसाइज तो होंगे ही। बिना तैयारी के सरकार ऐलान कर देती है, जैसे कि सुनील जी ने भी जिक्र किया, 18 प्लस वालों को 1 मई से वैक्सीन लगनी थी, लेकिन राज्यों ने कहा कि हमारे पास तो वैक्सीन ही नहीं है। कई राज्यों में तो एक तारीख से वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम आपने कहा था शुरू होगा, वो शुरू ही नहीं हो पाया। दूसरा जिक्र उन्होंने किया कि वैक्सीनेशन लगाने की जो रफ्तार है बहुत धीमी है, जितना वैक्सीनेशन अभी तक हो जाना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं है। तो सिर्फ ये बड़े बड़े दावे ऐलान करके आप पीछे हट जाएंगे, ये तो मुमकिन नहीं है ना ऐसे में। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सम्मान करता हूं जो उन्होंने विचार किए, लेकिन देखिए, राहुल जी ने कहा था ये भाजपा की वैक्सीन है, इसको मत लीजिए। अब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कभी अपने जन्म में वैक्सीन नहीं लूंगा। अखिलेश यादव, नहीं झूठ आप अखिलेश यादव ने शायद कहा था, मुझे याद है। अब मुझे आप बोलने दीजिए प्लीज, अब मुझे बोलने दीजिए। नहीं बोलने दूंगा। अब आप मुझे बोलने दीजिए, अब आप मुझे बोलने दीजिए, बताइए। नहीं बोलने दूंगा। आप राहुल गांधी जी ने कब कहा कि उन्होंने कहा वैक्सीन का झूठ बोलना है? आप सर, आपको सच बोलिए। आप चेक कर, राहुल गांधी जी ने कब कहा कि भाजपा की वैक्सीन? उन्होंने वैक्सीन को क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने वैक्सीन की आलोचना की है। उन्होंने नहीं, त्यागी जी आप एक प्रबुद्ध आदमी है, भ्रम नहीं है, ये सत्यता है। आपके कुछ से मैं जरूर एक्सपेक्ट करता हूं। राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने कभी भी नहीं कहा नहीं, हमने साइंटिस्ट का, मैं ये वैज्ञानिकों का, मैं ये कह रहा हूँ, और आपके लोगों ने प्रधानमंत्री का पीठ विपक्ष ने लगातार, हमने विपक्ष की बात छोड़िए सर, मुझे कांग्रेस सर मुझे बोलने तो दीजिए। आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, इस पर आप बोलिए। आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। हम बोलने देंगे आपको, लेकिन ये तथ्य को ये कहा नहीं कहा, या शंकर जी इस पर इंटरफेयर। अब आप यही तो दिक्कत है। मुकेश त्यागी जी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कब कहा, आपको ऐसी कोई बात नहीं की थी। जहां तक मुझे याद है, सुनील जी, अजय जी, शायद अखिलेश यादव ने इस बात को कहा था। समाजवादी पार्टी यादव का नाम लें आप, राहुल गांधी का नाम ये लोग क्यों लेते हैं बार बार? चलो झूठ फैलाते हैं समाजवादी हमारे नेता से। तो राहुल गांधी ने कभी राहुल गांधी ने कभी खुद के सपोर्ट किया इस वैक्सीनेशन को आलोचना करिए। लेकिन अजय उपाध्याय जी, राहुल गांधी ने इस बात का खंडन भी नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जी ने इस बात का खंडन भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की प्रवक्ता है क्या? कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की प्रवक्ता नहीं है। अखिलेश यादव उसके लिए जिम्मेदार है।
अजय जी, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात की अपील भी नहीं की कि अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कांग्रेस इस बात का खंडन करती है। वो गलत कह रहे हैं। अखिलेश यादव ये कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता और राहुल जी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने प्रवक्ता की बात नहीं, प्रवक्ता के आप लोग तो सहयोगी थे। देश को अच्छी राय देने के लिए राहुल गांधी को ये कहना चाहिए था। कौशिक जी, कांग्रेस पार्टी ने आज भी मुझे पता याद है, वो प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दिखाऊंगा, हमारे सीनियर नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये देश के वैज्ञानिकों के सबसे बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री जी को भी इसके लिए हम लोगों ने लेकिन ये कहना है कि अखिलेश यादव ने ये कहा, उस बात को राहुल गांधी को ये खंडन करना चाहिए था। आप अखिलेश यादव का नाम नहीं लेते। ये आप अखिलेश यादव का पुराने साथी हैं, शायद वो नहीं हम लोगों ने कह रहा है देश की जनता उसकी बातों में ना आए। नहीं, हम लोग देश के वैज्ञानिकों का प्रशंसा किया है और आज भी उसके लिए हम लोग हृदय से कृतज्ञ हैं देश के वैज्ञानिकों का। हाँ, ये जरूर है, प्रधानमंत्री जी अपना पीठ थपथपाते हैं, हम लोग देश के वैज्ञानिकों का पीठ थपथपाते हैं। हाँ बोलिए त्यागी जी, मैंने बीच में आपका इंटरफेयर किया था हमेशा। ठीक है अजय जी, त्यागी जी को बोलने दीजिए, वक्त बहुत कम है मेरे पास। नहीं, आप संक्षेप में बोलिएगा त्यागी जी प्लीज। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चलिए मैं मान लीजिए राहुल गांधी जी ने नहीं कहा, लेकिन कहीं पर भी हमें ऐसी कोई हर जगह उन्होंने उसकी आलोचना ही की है, ना किसी आलोचना को कभी उन्होंने वो नजरअंदाज लेकिन किया आप सुझाव तो दे रहे हैं। यही कह रहा हूं कि राहुल गांधी सुझाव कांग्रेस पार्टी दे रही है, वो तो सुझाव दिया। सुझाव अगर मिल रहे हैं, अच्छे सुझाव तो उनमें मानने में दिक्कत क्या है? अभी आप मुझे शंकर जी मैं बोल रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, चलिए मैं कह रहा हूं कि उनका कोई जो सपोर्ट रहा कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव नहीं रहा, ये बात हमेशा पॉजिटिव, हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहा। दिल्ली सरकार को आप प्लीज बोलने दीजिए। और दूसरा, दिल्ली सरकार को 293 करोड़ का आवंटन किया गया ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए। उन्होंने क्या किया? सिर्फ एक प्लांट बना पाए, बाकी 7 प्लांट वो नहीं बना पाए। तो आप जब कहते हैं कि राज्य को आवंटन नहीं कर रहे हैं, राज्य को ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, उसके बाद वो नाकामयाब हो रहे हैं। वो सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट 10-10 सेकंड के, 20-20 सेकंड के लगातार 300-400 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पे। तो ये तो हालत है राज्य सरकारों की। और जहां तक सवाल कहा कि भाई नड्डा जी क्यों नहीं प्रधानमंत्री को बोल देते हैं, अरे ये कोई बोलने और ना बोलने वाली बात नहीं है, ये तो आपकी कॉम्पिटेंस है कि अगर आपको सब पता था, आपको पता था कि अजय जी मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक आखिरी टिप्पणी आपकी चाहूंगा, फिर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए सुनील जी के पास भी जाना चाहता हूं। संक्षेप में प्लीज जवाब दीजिए। पहली बात की मैं बहुत सम्मान करता हूं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है कौशिक जी को शायद हो सकता है ध्यान से उतर गया हो। हम लोगों ने उस समय भी, सोनिया गांधी जी ने उस समय भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, फोन किया और ये गरीबों के लिए जो न्याय योजना नहीं लेकिन उनको कैश दिया जाए, एमएसएमई को सपोर्ट किया जाए लॉकडाउन के दौरान। उस पर कई बार चर्चा बोल रहे हैं, बार-बार न्याय योजना बोल रहे हैं, आपने कौन सा? ठीक है, न्याय योजना पर भी आएंगे, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, न्याय होना चाहिए देश के लोगों के साथ। सिर्फ अपने न्याय योजना का ढिंढोरा पीटना चाहते हैं और कुछ नहीं। चलिए ठीक है सुनील जी, दूसरी बात, अरे बोलने सुनील जी आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगा, दोनों को रोक रहा हूँ, वक्त बहुत कम है। सुनील जी आखिरी कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, क्या मजबूरी सी आ गई है पूरे देश में, हालात ऐसे हो गए हैं कि अब लॉकडाउन की जरूरत पड़ गई है, संपूर्ण लॉकडाउन, तभी ये हालात सुधरेंगे? तो बात अलग है, बहुत जल्दी से जवाब चाहूंगा, देना चाहिए आपको। तीसरी बात, अभी सोनिया जी ने 2 दिन पहले पूरे विपक्ष के नेताओं के साथ एक सुझाव पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा। ठीक है अजय जी, सुनील से मेरा सवाल था। नहीं देते। तीसरी बात, आखिर बात मैं करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अब छोड़िए सब बातें, देश के लोगों की जान जा रही है, जान से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अजय जी आज लोगों की जान की सुरक्षा जरूरी है, जान रहेगा तो जहान रहेगा, आप ही कहते हैं। सुनील जी नहीं शंकर जी, बिल्कुल देखो, महामारी मानती है, दोनों प्रवक्ता कांग्रेस के और बीजेपी के बैठे हुए हैं, ठीक है, ये सहमत होंगे कि महामारी अधिनियम जब देश पे लागू होता है तो सारे अधिकार केंद्र सरकार के होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात से पीछे नहीं हट सकती कि प्रदेश सरकारों ने डिसीजन लिए या नहीं लिए, या प्रदेश सरकार सक्षम है या अक्षम है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, निश्चित तौर से जो भी निर्णय केंद्र सरकार लेगी उनको प्रदेश सरकारों को मानने पड़ेंगे, हर हाल में मानने पड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है सुनील जी
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं। मेरा सिर्फ मोदी जी इस बात का निर्णय लें, पूरा देश उनके साथ है। देखिए, केवल इस बात से नहीं आप कह सकते कि सर मैं आपका बहुत सम्मान कर रहा हूं, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, लेकिन आप सहभागिता से, ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, से मुंह नहीं मोड़ सकते, मेरे पास वक्त नहीं है। बिल्कुल, वास्तविकता से मुंह कोई नहीं मोड़ सकता, केंद्र सरकार भी नहीं मोड़ सकती। सरकार की जो जिम्मेदारी है, किस तरह से सरकार का रोल होना चाहिए, सिस्टम का रोल होना चाहिए, वो कितना दिख रहा है ये सबके सामने, देश के सामने। फिलहाल माफी के साथ इस डिबेट को रोकना चाहूंगा, चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा, वक्त की कमी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, अजय जी और डॉक्टर सुनील कौशिक इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही था कि हालात क्या अब इतने खराब हो गए हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन जैसी परिस्थिति देश में आ गई है। सवाल फिर यह भी उठता है कि अगर पूरी तरह से देश को लॉकडाउन कर दिया जाए तो आर्थिक संकट जो आएगा उससे देश कैसे उभरेगा, और वाकई अगर लॉकडाउन लगता है तो सरकार के पास क्या रोड मैप है जो हालात होंगे उससे निपटने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा अखाड़ा में आप सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए। जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.